Good morning, my dear student, and welcome in accountancy class of 17th November 2020. And today we will start a new chapter, that is bills of exchange. This is only a theory. We covered only theory portion. In depreciation, we had also covered the theory portion only. That was straight line method and written down value method, and trial balance and errors. Also we have completed the theory portion only. So in the light of half yearly exam 2020 of class 11, I am also touching the theory portion of this chapter, that is bills of exchange. तो आप जब इस चैप्टर को पढ़िएगा तो इस चैप्टर में जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, प्रॉमिसरी नोट क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ड्यू डेट क्या होता है, और मैच्योरिटी क्या होता है, पीरियड ऑफ बिल क्या होता है, ये सब हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और फिर आपको पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से पार्टी होते हैं। जैसे 3 पार्टी आप पढ़िएगा इस चैप्टर को पूरी तरह से, तो देखिएगा कि एक ड्रॉवर है, एक ड्रॉई है, और एक पेई इसको बोलते हैं, पेई है। तो इस तरह से आपको 3 पार्टी इसमें नज़र आएगा। तो अभी जो हम लोग देखेंगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो रफली मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, ताकि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो पहले समझिए, जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट में हम लोग कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो सामान खरीदते हैं और ख़रीदने के बदले में कुछ पैसे दे देते हैं, तो वो पैसा दुकानदार रख लेता है। इसको हम लोग कहते हैं परचेज कंसिड्रेशन, यानी कि अगर सामान के बदले में हमने कुछ पैसा दिया तो दुकानदार के लिए परचेज कंसिड्रेशन वो पैसा हो जाएगा, और हमारे लिए वो पैसे के बदले में हमने सामान लिया, इसलिए हमारे लिए वो परचेज कंसिड्रेशन सामान हो जाएगा। तो यही होता है कि जब भी हम कुछ सामान खरीदते हैं या व्यापारी हमको कुछ बेचता है, तो वो हमें सामान देता है और सामान के बदले में वो पैसा लेता है, सेल प्राइस जिसको बोलते हैं। और वो पैसा जो होता है उसमें उस सामान का कीमत प्लस प्रॉफिट दोनों जुड़ा होता है उसका, और वो ले लेता है। अब देखिए, जो ये साधन है जिससे कि हम लोग एक सामान को खरीद रहे हैं और उसके बदले में जो पेमेंट कर रहे हैं, तो हम उसके बदले में एक कागज़ का रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो होता है 100 का नोट, 10 का नोट, 5 का नोट, 20, 50, 100, 500, तो इस तरह का नोट जो है हम लोग देते हैं। तो उस नोट को आप गौर से उसमें देखिए, तो अगर 1 रुपये का नोट नहीं है तो वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। ऊपर में लिखा रहेगा यहाँ पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपको लिखा रहेगा कि आई प्रॉमिस टू पे, मैं ग्राहक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। फिर गवर्नर का साइन रहेगा। फिर यहाँ पे आप गोल रहेगा, इसमें गांधी जी की फ़ोटो लगा रहता है वाटर मार्क में। फिर कुछ और इसमें बहुत सिंबल होते हैं, लेकिन उसमें मेन कॉन्टेक्ट यही होता है कि मैं धारक को 50 रुपये, मान लीजिए 50 रुपये का नोट है ये, तो लिखा रहेगा मैं धारक को 50 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। और ये इसके कहने का अर्थ है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होल्डर ऑफ दिस नोट, यानी जो होल्डर है, नोट होल्डर हो, मतलब कि जिसने ये नोट को अपने हाथ में रखा है वो उसका हो गया, उस पर किसी का मालिकाना हक नहीं होता है। नोट जिसके हाथ में है वही उसका ही नोट है। वो किसी के बिहाफ में हो सकता है कि मान लीजिए नौकर ले रहा है तो नौकर का नहीं, मालिक का नोट है, लेकिन वो नोट जो है किसी के बिहाफ में हो सकता है। तो वही चीज़ है कि नोट जिसके हाथ में है वो उसका है। मेरे पास अगर मेरे पर्स में है तो वो नोट मेरा पैसा है। मान लीजिए मेरे पास 500 रुपये के 2 नोट हैं, तो 1000 रुपये मेरे पास है, तो मैं 1000 रुपये से सामान खरीद सकता हूँ या कहीं जा सकता हूँ, रेल का टिकट ले सकता हूँ। तो उस 1000 रुपये से मैं अपने रेस्टोरेंट में खाना खा सकता हूँ, अपने ज़रूरत का सामान आटा चावल ले सकता हूँ। तो इस तरह से हम उसको अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो संपत्ति है, वो संपत्ति है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की। उसको छापने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, और उसने वो नोट जारी किया है जनता को। उसका कोई मालिक नहीं होता है। भले एक आदमी अपने पर्स में बहुत दिनों तक उसको दबा के रख सकता है,
लेकिन वो उसका मालिक नहीं है। बहुत दिन तक उसको दबा के नहीं रख सकते हैं हम लोग जानते हैं। और हमारे पास बहुत सारा नोट है, तो हम चाहेंगे कि वो मेरा नोट है और हम उसको घर में दबा के रखें, तो वो भी गैर कानूनी है। एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। नोटबंदी के समय भी यही हुआ था। नोटबंदी के समय क्या हुआ था कि 1000 और 500 रुपये के नोट जो थे, उसको सरकार ने लीगल टेंडर उसका समाप्त कर दिया। तो वो नोट हमें बैंक में जमा करने पड़े थे और उसके बदले में नए नोट मिले थे। तो जब हम लोग बैंक में जमा किए तो बैंक से कहाँ चला गया, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला गया। बैंक के माध्यम से होते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला गया, जिसकी संपत्ति थी उसके पास गई। तो हम क्या समझते हैं कि नोट जो है एक पेमेंट का साधन है, बस, इससे अलावा कुछ नहीं। एक साधन है नोट जो है, साधन। हमारे अकाउंट में जो है, मान लीजिए कि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है, तो वो डिजिटली 50,000 है। अगर हम उसको निकालने जाएंगे तो बैंक में चेक लेके जमा करेंगे, चाहे विड्रॉल फॉर्म से जमा करेंगे, तो 50,000 रुपये के नोट हमारे हाथ में आ जाएंगे। और उससे फिर हम लोग कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। तो वो नोट जो है उससे हम लोग परचेजिंग पावर है हमारे लिए, यानी हम उससे कुछ खरीद सकते हैं। वो हमारे लिए साधन है, मीन्स ऑफ परचेजिंग है, बस, और कुछ नहीं है। यानी ऐसे हम लोग कुछ खरीद सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि नोट जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा है और उससे हम लोग खरीद सकते हैं कोई सामान। अब देखिए यही चीज़ जो है, चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक भाग है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी, तो वो छापता है गवर्नमेंट के बिहाफ में, सरकार के बिहाफ में छापता है। और ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द इंडिया, वो नोट कहीं भी एक्सेप्टेबल है। कोई भी उसको ये नहीं कर सकता है कि नहीं हम नोट नहीं लेंगे, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। सब कोई आराम से नोट लेते हैं। भगवान के घर में भी जाइएगा तो आप दान पेटी में 100 रुपये के नोट चढ़ा सकते हैं, वो भी ले लेते हैं। कोई भी आपको बोलेगा, कोई भी नहीं कर सकता है कि नहीं हम नहीं, इसको नहीं लेंगे। लेकिन जब हम यहाँ से दूसरे देश में जाएंगे तो फिर उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, वहाँ की जो मुद्रा जो चलती है उसको हमको लेना पड़ेगा। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझाने के लिए यही एक्सचेंज, आप जानते हैं कि एक्सचेंज शब्द क्या होता है। एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन, यानी आप कुछ लेते हैं और उसके बदले कुछ देते हैं। तो लेते हैं, जनरली हम लोग सामान लेते हैं और देते क्या है, तो कैश देते हैं जनरली। अब ये कैश का जो फॉर्म है, पहले के ज़माना में कैश का क्या फॉर्म था, कॉइन्स के रूप में देते थे, फिर कागजी नोट के फॉर्म में देते हैं। अब जो है आज के डेट में अगर पूछा जाए तो हम लोग कैश पेमेंट नहीं करते हैं, मोबाइल से ही पेमेंट कर देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। व्हाट इज़ दिस? तो ये भी एक साधन है। और जो है डिजिटली हमारा जा रहा है। अगर मान लीजिए हम गूगल पे से 70 रुपीज़ पे कर रहे हैं, तो वहाँ लिखते हैं 70 और कोड दबाने के बाद वो पैसा चला जाता है हमारे अकाउंट से डिडक्ट होकर, जिसके अकाउंट में जाना है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो वो क्या है, एक प्रकार का क्या है, वो भी एक साधन है जहाँ पे हमें हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है नोट की। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पुराने समय में होता था, जहाँ पर ये साधन जो है, एक्सचेंज का जो साधन है, जो एक्सचेंज का मीन्स है, जैसे कि नोट होता है या बैंक ट्रांसफ़र है आज के ज़माने में, तो ये मीन्स का जो साधन है, ये एक्सचेंज का साधन है, साधन वो बिल होता था, बिल। और बिल क्या है, तो बिल बिल्कुल कागज़ की नोट की तरह लिखा हुआ एक चीज़ है, जिसको कि लिखने वाला होता है और एक्सेप्ट करने वाला होता है, और उसको अगर हम निगोशिएट कर दें, निगोशिएट मतलब हम किसी और को भी दे सकते हैं, उसका भी एक लिमिट है। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपली कागज़ की नोट की तरह ही है और कुछ नहीं है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है ये हमारा कागज़ की नोट की तरह रियल अकाउंट है, वास्तविक है बिल्कुल। और ये डेबिट व्हाट कम्स इन जो होता है रूल फॉलो करता है, अगर ये आपके पास आया तो डेबिट होगा, और आपके पास से अगर गया, ये चला गया, तो क्रेडिट होगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, इस आने पर डेबिट, जाने पर क्रेडिट। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कागज़ की नोट की तरह है। इससे भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो चलिए हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि हम कोई सामान ए और बी के बीच में, ए सेलर है और बी परचेजर है, बी खरीदार है। तो ए ने कुछ सामान बी को बेचा,
बी उसके बदले में कैश देने के बदले में, यानी कैश नहीं दे रहा है, वो एक एक लेटर पर साइन कर देता है। ये ऐसा लेटर है, ये लिखने वाला इसमें ए लिखा है, बी को लिख रहा है। मान लीजिए 5,000 का सामान बेच रहा है, तो ए बी को लिख रहा है, बी बोलता है कि हम ये 5,000 रुपया आपको 3 महीने के बाद देंगे, 3 महीने के बाद देंगे। और इसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाता है। इस डॉक्यूमेंट पे लिखता है कि आई विल पे ₹5,000 आफ्टर 3 मंथ्स द वैल्यू इज रिसीव्ड, यानी उसका जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमने रिसीव कर लिया, सामान हमने खरीद लिया और आपको 5,000 रुपया हम 3 महीने के बाद देंगे। ए लिखता है, सॉरी बी नहीं, अगर बी लिखेगा कि हम देंगे तो ये प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा, जिसको हम लोग आगे चलेंगे। पहले हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं। ए लिखता है कि बी जो है 3 महीने के बाद ए को पैसा देगा और बी इसको एक्सेप्ट करता है, साइन करके इसको वापस कर देता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। इस लीगल डॉक्यूमेंट का कीमत 5,000 रुपया हो गया, जो 3 महीने तक के अंदर में वैलिड है। मान लीजिए कि आज का डेट है 17 नवंबर 2020, तो 3 महीने के बाद कौन सा डेट आएगा, तो 17 दिसंबर, फिर जनवरी, 17 फरवरी आएगा हमारा। तो 3 महीने के दौरान ए इसको रखेगा अपने पास, इस डॉक्यूमेंट को, और 3 महीने के बाद बी जो है, या 3 महीने से पहले भी, जब बी को पैसा हो जाएगा, ये ए को अप्रोच करेगा और अप्रोच करने के बाद 5,000 रुपये इसको चुका देगा। जैसे ही चुकाएगा वैसे ही इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, इसको फाड़ के फेंक देगा। देन दिस डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। तो बिल्कुल कागज़ की नोट की तरह है, और इसमें भी आपको 3 पार्टी हो गया है। पहला होता है ड्रॉवर, पहला पार्टी होता है ड्रॉवर। ड्रॉवर जो होता है सेलर होता है या क्रेडिटर होता है ना, यानी लेने वाला होता है, पैसा लेने वाला होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले। तो ड्रॉवर मतलब सेलर, और ये राइटर भी है, यही राइट करेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, लिखने वाला यही है। द ड्रॉवर आफ्टर राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ टू साइन इट एंड एज मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मेकर मतलब बनाने वाला, यानी कि ड्रॉवर लिखने वाला होता है, सेलर यही होता है। दूसरा पार्टी जो सामान खरीदता है, परचेजर जो होता है, और एक्सेप्टर जिसको आप बोल सकते हैं, एक्सेप्टर कि एक्सेप्ट करता है इस कंडीशन को कि हम 3 महीने के बाद 5,000 आपको देंगे, तो वो ड्रॉई कलर। जैसे कि इस केस में जो मैंने आपको दिया है, इसमें ए ड्रॉवर होगा और बी ड्रॉई होगा। और थर्ड पार्टी होता है पेई। पेई मतलब होता है कि पर्सन इज द पेई इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, यानी जिसको कि पेमेंट किया जाए। तब बोलिए कि ये तो बिल्कुल आसान है, पेई जो है हमेशा तो ड्रॉवर ही होगा, यानी बी तो हमेशा ए को ही पैसा देगा, सी को तो देगा नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 3 महीने का जो समय है, इस 3 महीने तक बिल की अवधि जो है वो मानी जाएगी, और इस 3 महीने तक की ए जो है वो किसी को भी 5,000 रुपये के तौर पे इसको दे सकता है, क्योंकि ये 5,000 रुपये की तरह काम कर रहा है, ना 5,000 से कम ना 5,000 से ज़्यादा, बिल्कुल 5,000 रुपये की तरह काम कर रहा है। तो ए जिसके पास ये है, मान लीजिए ए को किसी सी आदमी को चुकाना है पैसा, 5,000 रुपये ही चुकाना है, और उसको मालूम है कि 3 महीने के बाद हमको बी देगा ये पैसा 5,000 रुपया, तो वो 5,000 रुपये का जो लीगल जो डॉक्यूमेंट बना उसको सी को उठा देगा, दे देगा, सी को दे देगा, और सी को बोलेगा कि भाई 3 महीने के बाद आप बी से ले लीजिएगा। सी एग्री अगर हो जाता है तो सी 5,000 रुपये के बदले वो डॉक्यूमेंट ले लेगा। तो इन दैट केस, इस केस में बी जो है 3 महीने के बाद ए को पैसा देने के बजाय सी को देगा। तो इस केस में जो अगर ए बी सी की तरह देखा जाए तो ए हो गया मेन राइटर, इसको हम लोग ड्रॉवर बोलेंगे। बी हो गया जो हमेशा एक्सेप्टर है, ये किसी भी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉई, यानी कि जिस पर बिल लिखा गया है। और सी पेई हो गया इस केस में, तो सी को हमने पेमेंट दिया। तो यही 3 पार्टीज होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ड्रॉवर यानी हु मेक्स द बिल, ड्रॉई यानी हु प्रॉमिस टू पे द बिल, एंड थर्ड इज ड्रॉई, हाँ ड्रॉई हु एक्सेप्ट्स द बिल टू पे
a certain amount of money after a period of time, and the payee is the person, actual person to whom the payment is made by Roy. Or in normal circumstances, when bill is kept by drawer टिल द एंड ऑफ द टाइम, यानी समय के अंत तक जो है, यानी पीरियड के अंत तक वो अपने पास ही रखा है, तो पेई और ड्रॉवर एक ही आदमी होगा। ठीक है। अब आइए प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट ही बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है, बस इसमें राइटर बदल जाता है। जैसे इस केस में ए राइटर था, बी एक्सेप्टर था बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में, और प्रॉमिसरी नोट में बी प्रॉमिस करेगा कि आई विल पे यू a certain amount of money, then it is called promissory note। बस इसमें यही अंतर है और कुछ नहीं। तो नमूना देख ले, अगर नमूना हो तो देख ले कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिखता कैसा है। एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है नमूना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिल की और पहलुओं पर। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है। तो मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हम लोग इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग द अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर का ये अर्थ हुआ कि जब पैसा देगा ड्रॉवर को, तो कोई बिना कंडीशन का देगा, यानी 3 महीने के बाद उसको सीधे पैसा दे देगा, यानी कोई कंडीशन नहीं कि भाई आप हमको इतना रुपया दीजिएगा, या आप हमको 3000 रुपये का सामान दीजिएगा, या आप ये एक्ट कीजिएगा, या आप वो कीजिएगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाएगा। अनकंडीशनल हम आपको देंगे। साइन बाय द मेकर, मेकर मतलब ड्रॉवर, जैसे इस केस में मेकर ए था। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, यानी ये भी हो सकता है कि ए किसी को ऑर्डर कर सकता है कि ये पैसा जो है आप सी को दीजिए, चाहे डी को दीजिए, चाहे ई को दीजिए। तो वही है बियरर। बियरर मतलब होता है जो धारक है। जैसे कागजी नोट जो हमारे पास रहता है 50 रुपये का, सर अगर मान लीजिए 50 रुपये का नोट मैंने किसी से ले लिया, या मुझे किसी ने दिया कि भाई जाओ इससे 50 रुपये का सामान खरीद के लाओ, तो मुझे मिल गया, तो 50 रुपये का मालिक मैं ही हूँ। हालांकि मैं किसी और के लिए वो सामान ले रहा हूँ, बट अभी तो मैं ही हूँ, बियरर हूँ, तो मैं सामान लूँगा जिससे उसको 50 रुपये का नोट दे दूँगा। तो जब मैं 50 रुपये का नोट दूँगा दुकानदार को, तो ये मुझसे ये कभी नहीं पूछेगा कि भाई ये 50 रुपये का नोट तेरा ही है, क्या तुम ही इसका मालिक हो? नहीं, क्योंकि उसको सामान बेचेगा और उसको पैसे से मतलब है, वो कभी नहीं पूछेगा। या ऐसा नहीं पूछेगा क्या तुमने बैंक से लोन लिया है, या तुमने किसी उधार लिया है। अगर वो पूछेगा तो सामने वाला जवाब दे देगा इससे तेरे को क्या, तू सामान ले और पैसा दे, तू पैसा ले और सामान दे। तो ठीक इसी प्रकार है कि बियरर यानी जो उसको उस दिन धारण कर रहा है उसी को वो पेमेंट दे देगा, क्योंकि वो बियरर है। तो वही चीज़ है। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का है, और इसमें आपको दिखा हुआ है द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज इमर्ज आउट ऑफ दिस डेफिनेशन। कुछ फीचर्स बताया गया है। एक, बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, यानी लिखित में होना चाहिए। इसमें एक ऑर्डर होगा कि आप जो है मेकर जो है यानी लिखने वाला, एक्सेप्टर को ये ऑर्डर दे रहा है कि आप 3 महीने के बाद हमको सर्टेन सम ऑफ मनी दीजिएगा, या 2 महीने के बाद, या 1 महीने के बाद, जैसा भी कंडीशन हो। फिर पेमेंट इज अनकंडीशनल होना चाहिए, यानी कि कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, आप पैसा दीजिएगा और कुछ नहीं इसमें लिखा होगा। जो बनाने वाला है वो उसको साइन करेगा ज़रूर। फिर द पेमेंट इज़ टू बी मेड मस्ट बी सर्टेन, यानी कितना रुपया देना है, 500 देना है, 1000 देना है, 2000, 10,000, जो भी है अमाउंट एकदम निश्चित होगा। जिस तरह नोट में वैल्यू लिखा रहता है 50 रुपया का नोट, तो उसका वैल्यू 50 रुपया ही होता है, 100 नहीं हो जाता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक वैल्यू जरूर लिखा रहेगा। द पेमेंट टू बी मेड मस्ट बी रिटन, यानी जो पैसा है उसको जरूर लिखना है। नेक्स्ट है द डेट ऑन विच द पेमेंट इज टू बी सर्टेन, यानी कि अब देखिए कागजी नोट में डेट नहीं रहता है, उसका कोई एक्सपायरी पीरियड नहीं रहता है। हम लोग देखते रहते हैं अगर फट गया तो बैंक में जमा कर देते हो, कोई इसका एक्सपायरी पीरियड नहीं है। बट बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्सपायरी पीरियड है, ये 3 महीने तक वैध है। जिस प्रकार चेक होता है, सिंपली चेक भी एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, जिसमें हम लोग पैसा की जगह में चेक दे देते हैं। और चेक भी क्या होता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर है,
जिसमें ये लिखा रहता है कि हम जिसको नाम लिखा हुआ उसको हम 5,000 रुपया दे रहे हैं। इसमें ये नहीं लिखता है कि नहीं, कोई कंडीशन नहीं लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार वो भी आपको 3 महीने तक का वैध होता है। 3 महीने तक उसको वो जिसको दिया गया है वो चेक वो अपने बैंक अकाउंट में जमा करके पैसा ले सकता है। तो ठीक इसी प्रकार ये जो है आपको क्या है, डेट ज़रूर होना चाहिए। और कागजी नोट में डेट नहीं होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ज़रूर डेट होता है। चेक में भी देखिए डेट होता है। फिर लिखा हुआ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी पेबल टू अ सर्टेन पर्सन, यानी किसी एक निश्चित आदमी को देना होता है, वो भी लिखा होगा। तो वो भी ठीक है, वो ड्रॉई को मिलेगा वो पैसा, सॉरी ड्रॉवर को वो पैसा मिलेगा। नेक्स्ट आइए, द अमाउंट मेंशन इन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल आइदर ऑन डिमांड और एन एक्सपायरी ऑफ, यानी कि डिमांड अगर दिखाया गया कि अगर डिमांड जब मांगा जाए तब दीजिए तो ऑन डिमांड पेमेंट हो गया, और जब आप टाइम दे दिए कि एक डेट दे दिए तो वो डेट तक आपको देना है। और ये आपको देखिए एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि उस डेट को अगर फेल कर गया, मान लीजिए जैसे कि आज 17 नवंबर है 2020 है, और आज मैंने एक बिल लिखा, मैं ए हूँ और मैंने एक बी पर बिल लिखा कि आप जो है हमको 2 महीने के बाद 500 रुपया दीजिएगा। ऑर्डर दिया बिल को, बी ने इसको साइन किया, ए ने भी साइन किया, बी ने भी साइन किया, तो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। अब ये जो है मैं 2 महीने के बाद यानी 17 जनवरी को इंतज़ार करूँगा। 17 जनवरी तक अगर बी ने मुझे 500 रुपये नहीं दिए तो आफ्टर 17 नवंबर ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 महीने का अवधि ख़त्म होते साथ ये बिल अपने आप ख़त्म। तो फिर एक नया आपको फिर दोनों में विवाद होगा या दोनों में फिर से एक नया एग्रीमेंट होगा, व्हाटएवर जो भी होता है। ठीक है, उसके बाद है इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, यानी बिल में एक स्टाम्प होना चाहिए। स्टाम्प मतलब सरकारी दस्तावेज है, स्टाम्प लगते ही एक सरकारी दस्तावेज बन जाता है। तो यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 3 पार्टी होता है, जैसा कि आपको बताया गया, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉवर यानी लिखने वाला, ड्रॉई मतलब जो एक्सेप्ट कर रहा है कि हम आपको पैसा देंगे, और पेई द पर्सन टू हुम पेमेंट इज मेड, पेई। हाँ, नेक्स्ट आएगा प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट भी सिमिलरली बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह होता है, लेकिन इसमें जो है राइटर चेंज हो जाता है। इसमें जो है ड्रॉई जो है यानी जिस पर बिल जो एक्सेप्टर है वही लिखता है प्रॉमिस। प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है प्रॉमिस, कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 5 महीने के बाद इतने रुपया दे दूंगा, तो वो प्रोमिसरी नोट होगा। और मैं ही अगर लिखूँ कि किसी आदमी को लिखता हूँ कि बी विल पे मी, या बी को ऑर्डर है कि आफ्टर 3 मंथ्स बी यू हैव टू पे रुपीज सर्टन 10,000, तो वो हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो प्रोमिसरी नोट भी अनकंडीशनल है, सेम चीज़ है, लेकिन ये प्रॉमिस है बस, ये इसमें जो है पार्टी चेंज हो जाता है। जैसे ए और बी 2 पार्टी है, तो ये ड्रॉवर है, मान लो ये ड्रॉवर मतलब कहने का मतलब ये सेलर है, ये बेचने वाला है, और ये जो है परचेजर है बी, और यहाँ ड्रॉई। तो एक ही चीज़ अगर ए ने बी पर लिखा और बी ने एक्सेप्ट करके ए को वापस किया, देन इट विल कॉल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ में आया? जैसे कि ए सेलर है और बी परचेजर है, ए ड्रॉवर भी कहते हैं इसको, इसको ड्रॉवी भी बोलेंगे, ड्रॉई। तो ए ने बी पर को लिखा, बी पर लिखा कि मैं आपको 5,000 रुपया देना पड़ेगा 3 महीने के बाद, और बी उसको एक्सेप्ट करता है, साइन करता है कि हाँ हम देंगे, देन इट इज़ कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और सेम केस में यानी ए और बी है, ए सेलर है और बी परचेजर है, तो अगर बी प्रॉमिस करता है कि आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आफ्टर 3 मंथ, और वो साइन करके ए को वापस कर देता है, देन इट इज कॉल्ड प्रॉमिसरी नोट। बस एक ही चीज़ है और नाम बदल जाता है। हाँ, मेकर और ड्रॉवर इसमें चेंज कर जाएगा। मेकर और ड्रॉवर इज अ पर्सन हु मेक्स और ड्रॉज द प्रॉमिसरी नोट टू पे द सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेसिफाइड। इसमें जैसे कि ए और बी है, तो इसमें बी ड्रॉवर कहलाएगा और ए ड्रॉई कहलाएगा, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ए ड्रॉवर कहलाएगा और बी ड्रॉई कहलाएगा।
ओके, तो ये प्रॉमिसरी नोट है, दोनों में क्या डिफरेंस है आप देखिए। दोनों का आपका दिया हुआ है, आप बिल्कुल आसानी से इसमें समझ सकते हैं। अब आइए, एडवांटेज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का यही फ्रेमवर्क है। बिल ऑफ पहले के ज़माने में बनता था, अब तो बनता नहीं है। अभी तो ये सब चीज़ का हाँ जगह ले लिया है, चेक ले लिया है। चेक में भी 3 महीने का समय होता है, बिल्कुल चेक भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ही ड्रॉ किया गया है। अब चेक भी कैश के सब्स्टिट्यूशन के रूप में काम कर सकता है। मान लीजिए आपको किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, तो 1 लाख रुपया को आपको निकालना पड़ेगा, उसको काउंट करना पड़ेगा, रबर में पैकेट करके देना पड़ेगा। और आप चेक बुक निकालिए, उसमें 1 लाख रुपया भरिए, डेट लिखिए, साइन कीजिए, दे दीजिए। आपका 1 लाख रुपया आपके अकाउंट से ही चला जाएगा, कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पहले क्या होता था कि लोग बैंक में पैसा रखते थे, वहाँ से पैसा निकालते थे, फिर देते थे। धीरे धीरे ये सिस्टम ख़त्म हो गया, फिर चेक बुक आ गया, बहुत फैसिलिटी आ गया ना। चेक बुक में आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अकाउंट आप साइन करके दे दीजिए, बैंक वाला ही पे कर देगा ऑन बिहाफ ऑफ यू, यानी आपके अकाउंट से घटा के जिसको देना है वो दे देगा। सिमिलरली धीरे धीरे चेक बुक भी ख़त्म हो गया। अब आ गया कि आपके हाथ में मोबाइल है, आप अपने खुद से ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लीजिए, चला गया आपके अकाउंट से, डेबिट हो गया, जिसको आप दे रहे हैं उसका अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये चेक बुक के पहले के ज़माने का है डॉक्यूमेंट। जब चेक बुक नहीं होता था तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 व्यापारी के बीच में होता था, और ये प्रॉमिसरी नोट भी यानी 2 व्यापारी के मध्य होता था। और इसी से जो है, हाँ हम प्रॉमिस कर रहे हैं या हम आपको ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसके आधार पे, विश्वास के आधार पे भी लोग पैसा का पेमेंट करते थे। तो यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। और इसके बाद आइए कि हम लोग चलेंगे, 3 चीज़ समझना है हम लोग कि जिस दिन हम लोग लिखेंगे डेट ऑफ राइटिंग ऑफ बिल कहेंगे, यानी कि मान लो आज हम लिख रहे हैं तो 17 नवंबर 2020 कहलाएगा। अगर 3 महीना के लिए लिख रहे हैं तो 3 मंथ्स जो है ये उसका कहलाएगा पीरियड ऑफ बिल। पीरियड मतलब समय, कितना पीरियड का, 2 महीने पीरियड है, 1 महीना है, 15 दिन है, 20 दिन है, वॉटेवर जो भी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, जो भी समय दिया उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ। थर्ड इसमें आता है डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस, जो ग्रेस का मतलब होता है दया। तो दया करके जो, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कि आज 17 नवंबर है और 2 महीने का मैंने बिल लिखा है, तो 17 नवंबर से 17 दिसंबर देन 17 जनवरी, तो 17 जनवरी को 2 महीना हो जाएगा। तो डेज ऑफ ग्रेस जो ऐड कर दिया जाता है 3 दिन का, जो है कि चलिए 17 तारीख से लेके अब 18, 19 और 20 तारीख तक आपको 3 दिन का समय दिया गया है कि 20 तारीख तक आप जो है पैसा का इकट्ठा करके आप दे दीजिए। 3 दिन और जो ऐड किया जाता है मर्सी के रूप में, इसको बोलते हैं डेज ऑफ ग्रेस। ठीक है, तो देखिए 17 नवंबर इज डेट ऑफ राइटिंग। 2 मंथ्स अगर है तो 2 महीना को हम लोग बोलेंगे पीरियड ऑफ बिल। देन आपको 3 दिन 2 महीना के बाद यानी 17 जनवरी आएगा, इसमें आप 3 दिन ऐड करके जो तारीख आएगा 20 जनवरी, इसको हम लोग बोलेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब 20 से 21 तारीख नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए 20 तारीख को कोई पब्लिक हॉलीडे हो रहा है या संडे हो रहा है, तो डेट जो है बिल ऑफ डेट ये 19 जनवरी को ही हो जाएगा। किसी भी हाल में 20 से ज़्यादा नहीं होगा, 19 जनवरी हो सकता है। यानी जो छुट्टी जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, मान लीजिए जैसे कि 2 अक्टूबर को आपका 3 दिन जोड़ने के बाद 2 अक्टूबर आ रहा है, जिसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता है कि 2 अक्टूबर जो है हमारा नेशनल हॉलीडे है, तो 3 अक्टूबर नहीं 1 अक्टूबर को ही मैच्योरिटी डेट कहलाएगा। मान लीजिए ठीक उसी प्रकार कोई डेट आ रहा है 3 दिन ऐड करने के बाद 15 अगस्त, तो 16 अगस्त नहीं 14 अगस्त डेट ऑफ मैच्योरिटी है, यानी 1 दिन पहले। यानी जो नोन डेट है, यानी जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इस दिन छुट्टी है, कि इस दिन छुट्टी होगा, जैसे संडे है या कोई छुट्टी का दिन है, कि हमें मालूम है कि ये जो है छुट्टी का दिन है, तो हम 1 दिन पहले ही ड्यू डेट कर लेंगे। यानी 3 दिन जो दिया जाता है वो 3 दिन से हाल में किसी भी हाल में चौथा दिन नहीं होगा, 1 दिन पहले हो सकता है। अब देखिए चौथा दिन कब होता है, इमरजेंसी के टाइम। यानी इमरजेंसी जब होता है इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं, जैसे कि मान लीजिए कर्फ्यू लग गई, कोई दंगा फसाद हो गया या बॉम्बिंग कहीं हो गया जिसकी वजह से सारा कुछ बंद हो गया, देन इमरजेंसी अगर कोई छुट्टी आ गया जिसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है, तो मैच्योरिटी डेट को हम लोग 1 दिन बढ़ा सकते हैं।
जैसे 17 जनवरी अगर है, 17 जनवरी को पता चला कि बिल्कुल आज सुबह से ही पूरा माहौल ख़राब है, बंद है, सब कुछ इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर करके रखा है, कर्फ्यू लगा हुआ है, देन केस में हम लोग का ड्यू डेट 18 जनवरी हो सकता है, यानी एक दिन ज़्यादा हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। आप लोग यहाँ तक पढ़िएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी तक। जब आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।